हेलो। ओके, सो हेलो बच्चों, गुड आफ्टरनून। यस, वेरी गुड आफ्टरनून। भाग्यश्री। ओके, गुड आफ्टरनून भाग्यश्री। ओके, सो बच्चों, आप लोग का पहला क्लास तो हो चुका है बिजनेस कम्युनिकेशन का। सो ओके, बात करते हैं पहले अपन थोड़ा बहुत हमारे पेपर के बारे में। आई गेस तुम लोग को इंट्रोडक्शन मिल गया होगा। सी एस ई ई टी, व्हाट इज सी एस ई टी? क्या है सी एस ई टी? सर बेसिकली इट इज कंपनी सेक्रेटरी एग्जीक्यूटिव एंट्रेंस टेस्ट। ये सर एक एंट्रेंस टेस्ट होने वाला है जो हमको किधर लेके जाएगा? सर हमको एग्जीक्यूटिव में लेके जाएगा, सी एस एग्जीक्यूटिव में लेके जाएगा। ठीक है, अच्छी बात है। मैं अच्छा भाग्यश्री, मैं एकदम बढ़िया हूँ। तुम कैसे हो बेटा? आई होप तुम भी एकदम बढ़िया होगे। सो तो ये सी एस ई टी का जो हमारा एग्जाम होगा सर मई के अंदर, उसमें हमारे पास कितना पेपर आने वाला है सर? हमारे पास 4 पेपर आने वाला है। पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3 एंड पेपर नंबर 4। तो यहाँ पे सर ये 3 पेपर्स हैं, इसमें से अभी आपने एक पेपर पढ़ लिया, कम्युनिकेशन पढ़ लिया। हाँ, थोड़ा बहुत पता चल गया आपको कम्युनिकेशन में क्या पढ़ना है आपको? हाँ जी सर, बिल्कुल पता चल गया। सर लीगल एप्टीट्यूड और करंट अफेयर्स की क्लासेस, लीगल एप्टीट्यूड और करंट अफेयर की क्लासेस भी होगी। बिल्कुल होगी। अभी आज पहला ही दिन है ना बेटा क्लासेस का, आज ही अपन सारा सब्जेक्ट पढ़ लें एक ही बार में। अभी एक के बाद एक होगा ना क्लासेस। तो अभी आपका कम्युनिकेशन क्लासेस हुआ, अभी मेरा क्लास है। अच्छा, मैंने तो बताया नहीं मैं क्या पढ़ाऊंगा, है ना? अभी वेट करते थोड़ा, है ना, 2 मिनट दो मुझे। फिर आपका बाकी का सब्जेक्ट का भी क्लास होगा, सब सारा क्लास होगा, डोंट वरी। एक साथ तो नहीं ले सकते। तो अभी यहाँ पे यहाँ पे एक पेपर है आपका, पेपर नंबर 3। वो पेपर नंबर 3 जो है बच्चों, अच्छा ये भी तुम लोग को पता ही है, तुम लोग को सब पता चल गया होगा, मैम ने बता दिया होगा ऑलरेडी कि सारा जो पेपर है तुम्हारा 50-50 मार्क्स का है। 200 मार्क्स का आपका ईईटी का एग्जाम होता है, जिसमें तुम्हारे पास कितने क्वेश्चंस आते हैं? टोटल 140 क्वेश्चंस आते हैं। 140 क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है सर, 140 क्वेश्चंस आते हैं 200 मार्क्स के लिए। ये कैसा बाइफ्रिकेशन हुआ सर? ऐसा ही है बेटा, आपके पास हर एक पेपर में से 35 क्वेश्चंस आता है। हर एक पेपर में से आपके पास 35 क्वेश्चंस आते हैं, जिसमें कुछ क्वेश्चंस आपके 1 मार्क के होते हैं, कुछ क्वेश्चंस आपके 2 मार्क्स के क्वेश्चंस होते हैं। तो इस तरह से 35 मार्क्स का आपका एक पेपर होता है। टोटल आपका जो यहाँ पे क्वेश्चंस रहते हैं वो 140 क्वेश्चंस रहते हैं, जो आपको अटेम्प्ट करने रहते हैं इन 120 मिनट्स। बोले बाप रे बाप सर, यानी वी विल गेट लेस देन अ मिनट फॉर ईच क्वेश्चन टू सॉल्व। हाँ, तभी तो तभी तो हमको क्लासेस लेने का जरूरत पड़ता है। नहीं तो सिलेबस तो सारा आसान होता है, हमको आता भी सब है। बट हमको क्या चाहिए वहां पे? हमको सर वहां पे एक्यूरेसी और एफिशिएंसी चाहिए, सो दैट टाइमली मैनर में हम ये 140 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर। अरे 140 समझो, तुमको 2 घंटे में 120 मिनट्स में 140 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। अभी 1 मिनट तुमको 30 मिनट 30 सेकंड तुमको क्वेश्चन पढ़ने में लगता है, फिर तुमको उसको आंसर भी करना है। बाप रे बाप। सर इकोनॉमिक के क्लास कंप्लीट होने में कितने टाइम लगेगा? प्रीति कुमारी, वेरी गुड क्वेश्चन बेटा, यू हैव अ गुड क्वेश्चन। इकोनॉमिक्स का क्लासेस कंप्लीट होने में बेटा आज तो 1 घंटा लगेगा, है ना? एंड सिलेबस का मैं बात करूँ तो बेटा इकोनॉमिक्स का क्लासेस खत्म होने में तुम्हारा जितना लाइक 30 टू 32 लेक्चर्स हमको लगेगा। एक हम इकोनॉमिक्स का बात करते हैं तो तुम्हारा जो इकोनॉमिक्स का सिलेबस है, इट विल नॉट बी ज़्यादा बड़ा नहीं है, इट विल नॉट टेक मच मच टाइम। 30 to 32 आवर्स विल बी इनफ। Sir, is there minus marking in CSEET exams? Mansi, very good question. No, there is no negative marking. तो एक अच्छा एक पॉइंट जो निकल के आता है ईटी एग्जाम्स का, वो ये रहता है कि यहाँ पे हम ऐसा वो जय माता दी करके ऐसा टिक लगा सकते हैं। ठीक है, हाँ, तुक्के लगा सकते हैं बेसिकली ऐसा। ABCD कौन सा अच्छा लग रहा है? अच्छा सी अच्छा लग रहा है, ठीक है सी लगा दिया। आप वो कर सकते हो, बट तुमको करने का जरूरत पड़ेगा ही नहीं अगर तुम पढ़ाई कर लोगे तो। ठीक है, तो हम तो यहाँ पे पूरा पढ़ेंगे और हमको वो सब करने का जरूरत पड़ेगा ही नहीं। ठीक है, इट मीन्स 32 डेज। यस, 32 डेज, यू आर राइट, बट नॉट एग्जैक्टली 32 डेज। कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कोई क्लास 2-3 घंटे का चला गया तो
फिर वहां पे अपन को ऐसा फिर चेंज करना पड़ेगा ना। तो ऐसा मैं डेज के अकॉर्डिंग नहीं बता रहा, मैं तुमको लेक्चर्स के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ। 32 आवर्स का सिलेबस है, सादा का सिलेबस नहीं है, तो वो डिपेंड करता है कितना क्लासेस और किस हिसाब से चलेगा। ठीक है। अब मान लो मैं क्या करता हूँ, मैं क्लास में आके आधा घंटा तुम लोगों से बातें करता हूँ और आधा घंटा पढ़ाता हूँ, तो वहाँ पे 32 डेज थोड़ा लगेगा, वहाँ पे 64 डेज लग जाएगा, समझ रहे हो ऐसा चीज। चलो देखो मेरी बात सुनना। तो ये 4 पेपर हैं आपके, हर एक पेपर का वेटेज कितना सर, 50-50 मार्क्स है, हर एक पेपर में 35 क्वेश्चंस आएंगे, टोटल 140 क्वेश्चंस आएंगे। तो सर इसमें आप कौन सा पेपर पढ़ाने वाले हो और आप यहाँ पे क्या करने आए हो? मैं बेटा आपको पेपर नंबर 3 पढ़ाने के लिए आया हूँ। सर पेपर नंबर 3 क्या है? पेपर नंबर 3 बेटा आपका 2 सब्जेक्ट का वी कैन से कॉम्बिनेशन है। इसमें तुम्हारे पास है एक तो इकोनॉमिक्स और दूसरा है आपका बिजनेस एनवायरनमेंट। ठीक है, इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस एनवायरनमेंट, जिसमें दोनों का वेटेज इक्वल है, 25 मार्क्स फॉर इकोनॉमिक्स एंड 25 मार्क्स फॉर बिजनेस एनवायरनमेंट एज वेल। तो अभी मैं क्या पढ़ाने वाला हूँ सर? आई विल बी टीचिंग यू इकोनॉमिक्स। अच्छा, वेरी गुड सर। नाउ सर आप कौन? अरे माई सेल्फ सी एस हिमांशु सिंह मालेवार। ओके, माई सेल्फ हिमांशु। मैं आपको क्या पढ़ाने वाला हूँ सर? मैं आपको इकोनॉमिक्स पढ़ाने वाला हूँ, जिसमें मेरा बहुत अच्छा, ऐसा तुम ऐसा कह सकते हो, बहुत ऐसा क्या बोलते हैं अपन, परफेक्शन है सर। तुम लोग चिंता मत करना इकोनॉमिक्स को लेके, है ना, तुम लोग का बहुत ऐसा, यू विल पास इकोनॉमिक्स विद फ्लाइंग कलर्स। ठीक है, तो तुम्हारा बहुत अच्छा अच्छा मार्क्स आएगा इसमें। मैंने बहुत सारा बार ऐसा बहुत सारा क्लासेस लिया ईटी का, इकोनॉमिक्स का, तो तुम डोंट वरी अबाउट इट। इकोनॉमिक्स के बारे में तुमको चिंता करने का बिल्कुल भी जरूरत नहीं पड़ेगा। यहाँ पे 25 मार्क्स का पेपर है, आउट ऑफ दिस 25 मार्क्स मैं तुमको एश्योर करा के देता हूँ, हमारा 20 मार्क्स कहीं नहीं जाएगा। 5 मार्क्स मैं तुम्हारे ऊपर छोड़ता हूँ, क्योंकि 5 क्वेश्चंस में हर बार जैसा मैंने पेपर पैटर्न देखा है। अभी समझो सर, इकोनॉमिक्स का ये ईईटी का पहला पहला एग्जाम कब हुआ था? जब भी लॉकडाउन लगा था। ठीक है, कब लगा था? 2020 में। तो 2020 में जो जून का एग्जाम हुआ था, वो आपका पहला अटेम्प्ट था जिसमें ईईटी क्या हुआ था, ये ईईटी को इंट्रोड्यूस किया था इन लोगों ने, और ऑनलाइन एग्जाम हुआ था। तो तब से लेके अब तक जो मैंने एक चीज नोटिस किया, हर पेपर में ऐसा 3-4-5 क्वेश्चन ऐसा होता है जो ऐसा सिलेबस के बाहर से होता है। ठीक है, जिसका रेलेवेंस नहीं सिलेबस से, कुछ भी उठा के पूछ लिया कि प्रधानमंत्री के पास बताओ कितनी एकड़ की जमीन है। नहीं नहीं, ऐसा भी नहीं होता, इतना इरेलेवेंट क्वेश्चन भी नहीं है, बट ऐसे कुछ क्वेश्चंस होते हैं बेसिकली जो क्या है, आउट ऑफ सिलेबस होते हैं। तो वो क्वेश्चंस तो तुम्हारे ऊपर डिपेंड करेगा, ऑल्दो वो चीजें मैं कवर करूंगा, मैं पढ़ाऊंगा उनके बारे में, बट मे बी आपको वो उसके बारे में अपन इतना डिटेल में डिस्कस ना कर पाए, थोड़ा बहुत कभी पढ़ाया उस पर क्वेश्चन आ जाए, तो अगर आपको याद रहेगा तो आप उसको अटेंड कर लोगे। तो इसलिए वो 5 मार्क्स में तुम्हारे ऊपर छोड़ा है, बाकी 20 मार्क्स तो मैं तुमको लिख के देता हूँ कि अपन लोग इसमें लेके आएंगे। ठीक है, आउट ऑफ 25, 50 की बात नहीं कर रहा ना, आउट ऑफ 50 नहीं, आउट ऑफ 25 बोल रहा हूँ मैं। सर आर यू टीच फ्रॉम मॉड्यूल? आई डोंट टीच फ्रॉम मॉड्यूल, ओके। आई हैव माई ओन नोट्स, एंड वो नोट्स मैं आपको शेयर करूंगा, एंड मैं उसी नोट्स में से पढ़ाऊंगा। एंड एक और चीज, मैं यहाँ पे ऐसा नोट्स तुमको ऐसा ऐसा यहाँ पे ऐसा नहीं होगा कि नोट्स लिखा हुआ है मैंने पढ़ा दिया, नहीं 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 नहीं, आई विल मेक यू राइट डाउन दोस नोट्स। आपको लिखना पड़ेगा, जो मैं लिखवाऊंगा वो आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है, ठीक है प्रीति, समझ में आ गई बात? चलो स्टार्ट करें, पढ़ लें थोड़ा सा। हाँ सर, चलिए पढ़ते हैं। तो बच्चों देखिएगा, तो ये पेपर है आपका पेपर नंबर 3, जिसमें हमारे पास है इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस एनवायरनमेंट। एंड मैं आपको पढ़ाने के लिए हिमांशु सर जो आपको पढ़ाने वाले हैं, क्या पढ़ाने वाले हैं सर? अभी इकोनॉमिक्स पढ़ाने वाले हैं, विच इज फॉर 25 मार्क्स। ठीक है सर, तो सर थोड़ा अपन बात कर लें कैसा पेपर है, कितना कितना चैप्टर्स है। हाँ बोलिए। हाँ वो भी हम देख लेंगे। ठीक है, चलिए अभी बात करते हैं सर हमारे इकोनॉमिक्स के सिलेबस में हमको क्या दिया है। तो बेटा बेसिकली कितना कितना मार्क्स का पेपर है? 25 मार्क्स का पेपर है, तो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन कर दें, मतलब 25 मार्क्स का इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन करोगे तो क्या आएगा सर? 25 मार्क्स में सर 5 5 25 ना। हाँ, तो बेसिकली देयर आर 5 चैप्टर्स बच्चों। कौन कौन सा? पहला आता है आपके पास थ्योरी ऑफ डिमांड एंड सप्लाई एंड फॉर्म्स ऑफ मार्केट। अच्छा, एंड मार्केट इक्विलिब्रियम। बोले सर ये सब एक ही चैप्टर में? हाँ बेटा, तो उसको एक ही चैप्टर क्यों बोलते हैं, एक बुक क्यों नहीं बोल देते? इंस्टीट्यूट की मर्जी, उनको जो अच्छा लगा उन्होंने करा। तो पहला चैप्टर हमारा रहेगा ये, थ्योरी ऑफ डिमांड एंड सप्लाई, फॉर्म्स ऑफ मार्केट एंड मार्केट इक्विलिब्रियम। ये हमारा फर्स्ट चैप्टर का कंटेंट रहेगा। ठीक है,
ओके सर, कुछ छूटेगा तो नहीं मॉड्यूल में? अरे बेटा, कैसी बात कर दी तुमने, मैं हूं ना, तुम्हारा कुछ भी चीज नहीं छूटेगा, स्टैम्प पेपर पे लिख के दूं, कुछ नहीं छूटेगा तुम्हारा। तुम्हारा हर एक टॉपिक जो तुम्हारे मॉड्यूल में, मॉड्यूल नहीं है बेसिकली, वो एक रेफरेंस नोट्स है, रेफरेंस मटेरियल है जो इंस्टीट्यूट ने दे रखा है आपको, और जो कि इंस्टीट्यूट ने एक बार भी अपडेट भी नहीं करा है। समझ रहे हो? 2020 में कभी लॉन्च किया होगा और तब से लेकर अब तक एक बार भी अपडेट तक नहीं किया है। तो तुम उस पर रिलाय करने से अच्छा मेरे ऊपर रिलाय करना तुमको ज़्यादा अच्छा रहेगा। सर यू विल नॉट टीच बिजनेस एनवायरनमेंट, विल टीच, डोंट वरी, अभी पहले इकोनॉमिक्स तो पढ़ लें बेटा। तो पहला, हाँ हाँ 2020, उससे पहले होता था CS फाउंडेशन। नहीं, नाम चेंज नहीं करा, CS फाउंडेशन बेटा, सब्जेक्ट से अलग होते थे, अकाउंट्स होता था वहां पे, समझ रहे हो? वहां पे सब्जेक्ट्स कंप्लीटली डिफरेंट होते थे, कंप्लीटली तो नहीं बोलेंगे, ऐसा समझो आपका उसके बाद 50-60% सिलेबस चेंज हो चुका है। करंट अफेयर जैसे भी आपके इसमें करंट अफेयर्स है, वहां पे करंट अफेयर्स नहीं होता था। लॉजिकल रीजनिंग यहाँ पे है, वहां पे लॉजिकल रीजनिंग नहीं होता था। नहीं, कम थोड़ा चेंज कर दिया सो दैट बच्चों का एनरोलमेंट ज्यादा हो सके। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। नहीं, करते थे एनरोल। भाई पहला क्या होता था, ऐसा हाफ ईयरली बेसिस पे एग्जाम होता था ना, जून दिसंबर में 2 बार ही एग्जाम होता था, 2 बार ही बच्चे एडमिशन लेते थे, 2 बार ही पास होते थे। इंस्टीट्यूट ने सोचा यार ये किसी तरीके से इंस्टीट्यूट में नंबर ऑफ एडमिशंस बढ़ाने, कैसे बढ़ाएं? तो बोले एक काम करते हैं, जहाँ पे अपन 2 बार ही एग्जाम लेते हैं वहाँ पे अपन 4 बार एग्जाम लेंगे, तो बच्चों को ज्यादा मौका मिलेगा क्या करने का, एनरोल कराने का। तो बेसिकली ये एक इंस्टीट्यूट का मार्केटिंग टेक्निक था। और प्लस सिलेबस थोड़ा ऐसा, अभी समझो, CS फाउंडेशन, CSET का जो एग्जाम है ना, अभी तुम ये एग्जाम अगर प्रिपेयर करते हो तो तुम एकदम बहुत ऐसे कॉम्पिटिटिव होगा किसी भी चीज को लेके, तुम कोई भी एग्जाम भी दे सकते हो इसको पास करने के बाद। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सर हम लॉजिकल रीजनिंग कवर कर रहे हैं, हम बिजनेस कम्युनिकेशन कवर कर रहे हैं सर, हमारा लीगल एप्टीट्यूड कवर हो रहा है, हमारा इकोनॉमिक्स कवर हो रहा है। बेसिकली वो जो वो नहीं होते गवर्नमेंट एग्जाम्स की जो MBA वगैरह के भी जो एग्जाम्स होते हैं उसमें आता है क्या, यही सभी तो आता है। हाँ, तो थोड़ा इसको और कॉम्पिटिटिव बनाया बेसिकली, ये ET का नया सिलेबस इंट्रोड्यूस करके। बुक्स नहीं आई अभी तक सर, भाग्यश्री, EET में बुक्स नहीं आती हैं बेटा, वो CS फाउंडेशन में आया करती थी। EET के अंदर कैसा होता है मैं तुमको बताता हूँ बेटा, यहाँ पे आपने रजिस्ट्रेशन करा लिया, आपने सिर्फ 1000 रुपीज पे करा है इंस्टीट्यूट को, अभी तुम क्या चाहते हो इंस्टीट्यूट से, वो तुमको 1000 रुपीज में बुक्स भी दे, तुम्हारा एग्जाम भी कंडक्ट कराए, ज्यादा हो गया ना? नहीं, तो यहाँ पे आपको बुक्स नहीं मिलता है, ICSI की तरफ से बुक्स नहीं मिलता है, ठीक है? ऐसा चीज, आपको सिर्फ PDF मिलेगा, वो PDF से आपको पढ़ना है। हाँ, तुमको उसका नोट्स चाहिए तो प्रिंट निकलवा लेना, ठीक है? नहीं नहीं, हम प्रोवाइड करेंगे ना आपको, तो आप क्यों चिंता करो। चलिए, तो पहला चैप्टर, अरे सर इतना बड़ा, थियोरी ऑफ डिमांड, थियोरी ऑफ सप्लाई, फॉर्म्स ऑफ मार्केट एंड मार्केट इक्विलिब्रियम। सर क्या वेटेज है इसका सर? बेटा 5 मार्क्स। फिर सेकंड चैप्टर आपका इसमें आता है नेशनल इनकम, पढ़ा है? हाँ सर बिल्कुल पढ़ा है, अभी ताज़ा ताज़ा पढ़ा है तुम लोगों ने, जो बच्चे 12th का एग्जाम देके आ रहे होंगे एंड जो अभी 12th में चल रहे होंगे, है ना? नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स, ये तुम्हारा अगेन 5 मार्क्स का चैप्टर है। तीसरा चैप्टर, ये भी आप लोगों का पढ़ा हुआ है बच्चों, गवर्नमेंट बजट, नॉट गवर्नमेंट बजट, आई मस्ट से इंडियन यूनियन बजट। गवर्नमेंट बजट बोलूंगा तो मजा नहीं आएगा, इंडियन यूनियन बजट, अगेन इट इज ऑफ 5 मार्क्स। ठीक है? देन फोर्थ चैप्टर हमारा रहता है इसमें, ये बिल्कुल नया चैप्टर रहता है, समझना, ये बहुत भयंकर चैप्टर है, इंडियन फाइनेंशियल मार्केट। ये हमने कभी नहीं पढ़ा होता है, इकोनॉमिक्स में तो कभी नहीं पढ़ा। ये भी 5 मार्क्स का चैप्टर एंड द लास्ट चैप्टर, इंडियन इकोनॉमी। ये भी 5 मार्क्स का। तो बेसिकली ये 5 चैप्टर्स हैं हमारे पास, हमारे एंटायर EET के एंटायर सिलेबस में, जो हमको कवर करने रहेंगे ताकि हमको 25 मार्क्स मिल सके। अगर आप देखते हो थोड़ा, तो जो पहला पहला चैप्टर है ना, फर्स्ट फर्स्ट चैप्टर है, कुछ नोटिस करा? सर ये फर्स्ट चैप्टर जो है ना, ये पूरा बेस्ड होने किसके ऊपर? माइक्रो इकोनॉमिक्स के ऊपर, है ना? फिर सेकंड चैप्टर, थर्ड चैप्टर, फोर्थ चैप्टर, ये किसका पार्ट है? ये सब मैक्रो इकोनॉमिक्स का पार्ट है। एंड फिफ्थ चैप्टर इंडियन इकोनॉमी। यहाँ तो इंडियन इकोनॉमी वाला खुद ही अपने आप में आ गया, तो तुम लोगों ने पढ़ा होगा ना 11th क्लास में माइक्रो इकोनॉमिक्स, तो माइक्रो इकोनॉमिक्स फर्स्ट चैप्टर।
ट्वेल्थ में तुमने पढ़ा होगा मैक्रो इकोनॉमिक्स, तो मैक्रो इकोनॉमिक्स के 3 चैप्टर। फिर तुमने इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी पढ़ा होगा, तो इंडियन इकोनॉमिक का भी एक चैप्टर आ गया। देखा कितना कॉम्प्रिहेंसिव सिलेबस है, सब कुछ ले लिया, कुछ भी नहीं छोड़ा, बस एक स्टैटिस्टिक्स छोड़ दिया वो, क्योंकि उसका जरूरत ही नहीं है। सीएस ईईटी और फाउंडेशन एक ही चीज होती है बेटा। सीएस फाउंडेशन पहले हुआ करता था, जिसका नाम बदल कर अभी सीएस ईईटी रख दिया है। ओके, ऐसा चीज, सीएस फाउंडेशन पहले हुआ करता था, अब नहीं होता है सीएस फाउंडेशन, तो वो एग्जाम ही अलग हुआ करता था। ओके, और वो वैसे भी सेंटर बेस्ड एग्जाम हुआ करता था सीएस फाउंडेशन। एंड सीएस ईईटी जो है ये आपका रिमोट रिमोट प्रोकड मोड के थ्रू होता है। रिमोट प्रोकड मोड मतलब सर, अरे ये तुमको आराम से मस्त घर बैठ के एग्जाम देना है, वर्क फ्रॉम होम, तो एग्जाम फ्रॉम होम बेसिकली, इसका मतलब ये है घर बैठो अपना सिस्टम लेके, और उसे बैठ के घर बैठ के आराम से एग्जाम दो। ठीक है, तो तुम्हारा जो एग्जाम है ये घर पे होगा आराम से मस्त बैठ के। किसी बच्चे ने, मैं देखा था लास्ट पिछली वाली क्लास में क्वेश्चन पूछा था, सर हम मोबाइल में क्यों नहीं दे सकते एग्जाम? बेटा मोबाइल में एग्जाम दे सकते हो, पर एक्चुअली क्या है ना, तुमको 2 घंटे एकदम ऐसा क्या चाहिए, अनइंटरप्टेड कनेक्शन चाहिए रहेगा। अभी फोन में तुम एग्जाम देते हो तो बेटा बहुत ऐसा हाई प्रोबेबिलिटी है कि किसी का कॉल आ जाए, ठीक है, किसी के बाबू सोना का मैसेज आ जाए पीछे से, एग्जाम देते देते बहुत गड़बड़ हो सकता है मामला, समझ रहे हो? तो इसलिए हम फोन पे देना प्रेफर नहीं करते बेटा, ठीक है। कनेक्शन लॉस हो जाएगा तो एग्जाम बीच में अटक जाएगा, रुक जाएगा, फिर तुम परेशान हो गए, तो इसलिए बेटर है कोई सिस्टम लेके हम एग्जाम दें, ठीक है। और एग्जाम कैसे होगा, क्या उसका प्रोसीजर रहेगा, कैसे सिस्टम उसको इंस्टॉल करेंगे, कौन से ब्राउजर पे एग्जाम होगा, कौन से सॉफ्टवेयर पे एग्जाम होगा, वो सब बात करेंगे जब एग्जाम टाइम आएगा, ठीक है। अभी हमको क्या करना है, अभी हमको पहले पढ़ाई करना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़े। तो बच्चों यहाँ पे ये 5 चैप्टर्स रहेंगे जो हमको कवर करने हैं, किसके अंदर, इकोनॉमिक्स के अंदर। तो चलिए सबसे पहले आज हमारा पहला पहला क्लास है, इंट्रोडक्शन क्लास है, तो पहले हम लोग बात करते हैं इकोनॉमिक्स क्या होता है, इकोनॉमिक्स को थोड़ा समझते हैं, और उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। एकदम से हम फर्स्ट चैप्टर के साथ में मैं तो स्टार्ट नहीं करूंगा। और सर जिसके पास अवेलेबल ना हो, तो भाग्यश्री अगर किसी के पास अवेलेबल नहीं है तो उसको अवेलेबल करना पड़ेगा, उसको कहीं ना कहीं से जुगाड़ बिठाना पड़ेगा, किसी अड़ोसी से, किसी पड़ोसी से, किसी रिश्तेदार से आपको वो लैपटॉप या आपको सिस्टम अरेंज करना पड़ेगा, तभी आप एग्जाम दे पाओगे। अदरवाइज बेटा एग्जाम देने में बहुत दिक्कत आएगा, क्योंकि अगर आप फोन पे एग्जाम देते हो तो वो बहुत दिक्कत देगा तुमको, है ना, तो बिल्कुल भी कन्वीनियंट नहीं होगा, ठीक है, ऐसा चीज। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। ओके चलो, मैं बताना, इकोनॉमिक्स वर्ड जिंदगी में पहले कभी सुना है तुम लोगों ने? ओके, ये जो वर्ड है इकोनॉमिक्स, जिंदगी में पहले कभी सुना है, वास्तव पाला पड़ा है इस वर्ड से? तुमने कहा हाँ सर। क्या होता है बेटा इकोनॉमिक्स? व्हाट इज इकोनॉमिक्स? हमारे इंडिया में क्या चल रहा है, हमारे कंट्री में क्या चल रहा है, दैट इज इकोनॉमिक्स। अच्छा ओके, और भी कोई बच्चा जो इस चीज का जवाब देना चाहेगा? आपके आपके सारे के सारे आंसर्स, आपके सारे के सारे रिप्लाई मोस्ट वेलकम है। आई वुड लाइक टू एंटरटेन योर आंसर्स। मनी रिलेटेड, ओके ओके ओके। और देखते हैं अभी यहाँ पे हमको क्या रिप्लाई करते हैं। भाग्यश्री है, मानसी हमारे साथ, प्रीति हमारे साथ, देखते हैं लोग क्या बताना चाहते हैं इकोनॉमिक्स के बारे में। ओके, प्रीति ने बोला है स्टडी ऑफ मनी इज इकोनॉमिक्स। ओके, स्टडी ऑफ मनी, ठीक है, वेरी गुड। और भाग्यश्री तुम कोई बताओगी बेटा? तुम्हारा तुमसे इसलिए पूछा बिकॉज अभी तक सबसे ज्यादा एक्टिव तुम ही थी पूरे सेशन में, तो तुमसे पूछना बनता है मेरा सवाल। अच्छा, ये सबको पता ही होगा, ये जो वर्ड है इकोनॉमिक्स, ये एक ग्रीक वर्ड से डिराइव हुआ है ना, जिसको अपन ऐसा बोलते थे ओइकोनोमोस। ये मोमोज जैसा लिख दिया मैंने, सॉरी, मोमोज नहीं है, ओके। ओइकोनोमोस। तो बेसिकली ये क्या था सर, ये बेटा एक ग्रीक वर्ड था, और इस ग्रीक वर्ड से ही ये ओइकोनोमस, एक ग्रीक वर्ड था ओइकोनोमस, और इसी ग्रीक वर्ड से हमने ये वर्ड इकोनॉमिक्स को डिराइव किया है, डिराइव, ठीक है, ऐसा। तो ठीक है, मतलब अभी भाग्यश्री आंसर नहीं कर रही हमको, तो ठीक है कोई बात नहीं भाग्यश्री, मैं बताता हूँ।
इकोनॉमिक्स बेटा आपने कहा कि सर समथिंग विच इज रिलेटेड टू मनी और विच विथ इकोनॉमिक एक्टिविटीज, है ना। और आपने कहा मानसी के सर नहीं मानसी नहीं, सॉरी प्रीति, प्रीति आपने कहा कि सर स्टडी ऑफ मनी इज इकोनॉमिक्स। चलो लेट मी क्लियर यू वन थिंग, इकोनॉमिक्स का जिक्र जब भी किया जाए तो तुमको दो नाम हमेशा याद रखने हैं, दो चीजें हमेशा ध्यान रखनी है। इकोनॉमिक्स वर्ड जैसा तुमको सुनने को मिला ना, दो चीज तुम्हारे दिमाग में क्लिक करना चाहिए। कौन कौन सा चीज सर? पहला चीज मैनेजमेंट ऑफ रिसोर्सेस, कि इकोनॉमिक्स इज समथिंग विच इज रिलेटेड टू मैनेजमेंट ऑफ रिसोर्सेस। एंड दूसरा चीज जो आपको ध्यान में रखना है बेटा, जब कभी भी इकोनॉमिक्स आपको सुनाई दे, एक सेकेंड इधर थोड़ा हमारा वो है हिमांशु सर, क्योंकि इकोनॉमिक्स कौन पढ़ाते हैं? अरे हिमांशु सर पढ़ाते हैं ना, इसलिए तो इकोनॉमिक्स वर्ड कभी भी तुम्हारे दिमाग में सुनाई दे या तुमको ऐसा कहीं सुनने को मिले इकोनॉमिक्स, ऐसा नींद में तुमको सपना ऐसा इकोनॉमिक्स, हाँ दो चीजें याद आनी चाहिए। पहला चीज क्या? मैनेजमेंट ऑफ रिसोर्सेज, दूसरा हिमांशु सर। ठीक क्या? नहीं पहले हिमांशु सर भी याद आएगा तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, बट बाद में याद रहना चाहिए कि हाँ इकोनॉमिक्स इज ऑल अबाउट मैनेजमेंट ऑफ रिसोर्सेस। ठीक है, इकोनॉमिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है बच्चों जो हमको रिसोर्सेस के मैनेजमेंट के बारे में बताता है। जैसा कि आपने कहा कि सर स्टडी ऑफ मनी, तो प्रीति तुम्हारा कहना सही है, क्योंकि मनी मनी भी क्या एक तरह का सर रिसोर्स है, विदाउट मनी हम कुछ कर ही नहीं सकते। एंड आपने कहा विधि आपने कहा कि सर इकोनॉमिक्स जो है वो इट इज समथिंग रिलेटेड टू मनी। हाँ तो यस इट इज रिलेटेड टू मनी, क्योंकि मनी भी क्या एक तरह का रिसोर्सेज है ना, ऐसा चीज। तो इकोनॉमिक एक ऐसा सब्जेक्ट है, इकोनॉमिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है विच डील्स विद रिसोर्सेस। रिसोर्सेस में क्या? मैनेजमेंट ऑफ रिसोर्सेस। तो अब अगला सवाल तुम लोग का ये आता है कि सर ये इकोनॉमिक्स में हम रिसोर्सेस का मैनेजमेंट क्यों करेंगे, क्यों हमको मैनेजमेंट करना है रिसोर्सेस का? तो बात ऐसी है, मैनेजमेंट किस चीज का किया जाता है या मैनेजमेंट क्यों किया जाता है? ऑर्गेनाइज वे में करने के लिए हम मैनेजमेंट करते हैं। ओके नहीं सर, हम मैनेजमेंट इसलिए करते हैं क्योंकि हमको जो भी कोई काम हम कर रहे हैं ना उससे हमको क्या चाहिए रहता है सर? बेस्ट आउटकम चाहिए रहता है ना। जो भी काम हम कर रहे हैं हमको उससे क्या चाहिए सर? इफेक्टिव और एफिशिएंट रिजल्ट चाहिए रहता है, इसीलिए हम मैनेजमेंट करते हैं। हम बोलते हैं टाइम मैनेज किया करो थोड़ा, प्लीज ट्राई टू मैनेज योर शेड्यूल, कि ताकि तुम पढ़ाई के लिए भी वक्त निकाल सको, फैमिली के लिए वक्त निकाल सको, क्लासेस के लिए वक्त निकाल सको, और भी कोई तुम ना, अच्छा जिसके लिए भी वक्त निकालना हो, आज वैलेंटाइंस डे है, आप जिसके लिए वक्त निकालना चाहे निकालिए। तो बेसिकली हाँ हाँ वेरी गुड, कोई बात नहीं बेटा, वक्त निकालना बाद में। तो मैनेजमेंट करना रहता है हमको, क्यों? ताकि हमको सर एक अच्छा सा आउटकम देखने को मिले। तो सिमिलरली क्या होता है बच्चों, कोई भी कंट्री का बात करो, सभी कंट्रीज के पास जो रिसोर्सेस होते हैं ना दे आर लिमिटेड। अभी बाकी कंट्रीज को छोड़ो, अपन अपनी कंट्री का बात करते हैं, इंडिया का बात करते हैं। इतना बड़ा कंट्री विद इतना बड़ा पॉपुलेशन, एंड इतना बड़ा पॉपुलेशन, और उस पॉपुलेशन की नीड्स, डिजायर्स, वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए हमारे पास जो रिसोर्सेस है वो क्या है? वो इतने से हैं। ठीक है, हम बोलते हैं हमारा देश महान, हाँ हमारा देश महान है, बिल्कुल है। इतना छोटा, मतलब इतना छोटा तो नहीं है, फिर भी यहाँ छोटा देश इतना सारा पॉपुलेशन लेके घूम रहा है विद इतना रिसोर्सेस, तो किसका जरूरत है? मैनेजमेंट का जरूरत है, ताकि हमारा कोई भी रिसोर्स क्या ना हो, वेस्ट ना चला जाए। ठीक है, तो इकोनॉमिक्स में हम क्या करते हैं सर? इकोनॉमिक्स में हम रिसोर्सेस का मैनेजमेंट करते हैं। क्यों करते हैं सर? बिकॉज रिसोर्सेस आर लिमिटेड। हमारे जो रिसोर्सेस है दे आर स्केयर्स, दे आर लिमिटेड, है ना। एंड एक और बात, ईच रिसोर्स हैव ऑल्टरनेटिव यूजेस। हर एक रिसोर्स के सर बहुत सारे ऑल्टरनेटिव यूजेस हमको अवेलेबल हैं, तो इसीलिए भी हमको क्या करना पड़ता है? रिसोर्सेज का मैनेजमेंट करना पड़ता है। यस प्रगति ने बिल्कुल सही कहा। प्रगति वेलकम, वेलकम टू द क्लास। प्रगति पहला मैसेज देख रहा हूँ आपकी तरफ से, इसलिए मैंने आपको वेलकम किया है। टू एलोकेट स्केर्स रिसोर्सेज, बिल्कुल सही बात, टू एलोकेट दी स्केर्स रिसोर्सेज
इसीलिए हम रिसोर्सेज का क्या करते हैं, मैनेजमेंट करते हैं, किसके अंदर, इकोनॉमिक्स के अंदर। तो अब कोई सवाल पूछेगा तुमसे व्हाट इज इकोनॉमिक्स, तो उसको जवाब देने का, इकोनॉमिक्स इज अ सब्जेक्ट, है ना, विच स्टडीज अबाउट क्या, मैनेजमेंट ऑफ रिसोर्सेज। क्यों, बिकॉज सर रिसोर्सेज आर लिमिटेड, रिसोर्सेज आर स्केर्स, एंड दोज लिमिटेड रिसोर्सेज दे हैव ऑल्टरनेटिव यूजेस, उनके बहुत सारे मल्टीपल यूजेस अवेलेबल हैं। तो इतने सारे ऑल्टरनेटिव ऑप्शंस में से हम हमारे रिसोर्सेज को कहां पे एलोकेट करें, तो ये डिसीजन के लिए हम क्या करते हैं, रिसोर्सेज को प्रॉपर्ली मैनेज करते हैं। और ये मैनेजमेंट हम किधर सीखते हैं, इकोनॉमिक्स में सीखते हैं, ठीक है। हाँ प्लस हम ये भी चाहते हैं कि जब हम उन रिसोर्सेज को मैनेज करें तो हम क्या कर पाए, हम उन रिसोर्सेज का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन कर पाए। तो बेसिकली उन रिसोर्सेज का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन के लिए भी हम क्या करते हैं, हमारे रिसोर्सेज को मैनेज करते हैं, फॉर ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। तो रिसोर्सेज के ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन के लिए भी क्या किया जाता है, रिसोर्सेज को मैनेज किया जाता है। एंड ये रिसोर्सेज का मैनेजमेंट आप लोग किधर सीख रहे, इकोनॉमिक्स में सीख रहे। किससे सीख रहे, मुझसे सीख रहे, ठीक है। इसलिए मैंने कहा दो चीज आपको याद होनी चाहिए जब भी आपको ये वर्ड सुनने को मिले। कौन सा वर्ड, इकोनॉमिक्स वर्ड। क्लियर है सभी को, ओके ओके तो आप ये भाई इकोनॉमिक्स क्लियर हो गया कि सर इकोनॉमिक्स जो था ये ग्रीक वर्ड था ओइकोनोमोस, उधर से हमने डिराइव किया था। एंड इकोनॉमिक्स का मतलब होता है मैनेजमेंट ऑफ रिसोर्सेस। यहाँ पे हम इकोनॉमिक्स में यही पढ़ते हैं कि रिसोर्सेज को कैसे मैनेज किया जाए। यहाँ पे सिर्फ नेचुरल रिसोर्सेज का बात नहीं हो रहा है, बात समझना। यहाँ पे सिर्फ नेचुरल रिसोर्सेज का ही बात नहीं हो रहा है, ईच एंड एवरी टाइप ऑफ रिसोर्सेज। जैसे सर ह्यूमन रिसोर्सेज भी आ सकते हैं, ठीक है, कैपिटल भी आ सकता है। तो हर वो चीज जो क्या कर सकती है, किसी ना किसी प्रोडक्टिव एक्टिविटी में कंट्रीब्यूट कर सकती है, हर वो चीज जो प्रोडक्शन के प्रोसेस में क्या कर सकता है, कंट्रीब्यूट कर सकता है, उसको अपन क्या बोलेंगे, रिसोर्स बोलेंगे। भाई क्या बता, किसी ने यही सवाल पूछ लिया व्हाट इज अ रिसोर्स, ये बताओ। तो रिसोर्स क्या होता है, हमको क्या पता है रिसोर्स क्या होता है। तो ऐसा समझ लो कोई भी ऐसा चीज जो क्या कर रहा है सर, कोई प्रोडक्शन की एक्टिविटी में कंट्रीब्यूट कर रहा है, हम उसको क्या बोलते हैं, रिसोर्स बोलते हैं। एंड उन सभी रिसोर्सेस का हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, प्रॉपर मैनेजमेंट कर रहे हैं सर। दिस इज द ओनली रीजन कि जिसके कारण हमको इकोनॉमिक्स पढ़ना पड़ रहा है, अदरवाइज तो हम इकोनॉमिक्स पढ़ते ही नहीं, हाथ ही नहीं लगाते। अच्छा, इकोनॉमिक्स के पढ़ने के पीछे तुम्हारे पास यहाँ पे एक कारण और भी है, इकोनॉमिक्स क्यों पढ़ना पड़ रहा है तुमको मैं ये भी बता देता हूँ। अदरवाइज तो मतलब इकोनॉमिक्स पढ़ने का जरूरत पड़ता ही है, पर तुमको एक मजबूरी तुम्हारी ये भी है कि एक सर हुआ करते थे जिनका नाम था सर एडम स्मिथ। हाँ, इट इज समथिंग विच contributes टू द प्रोडक्शन प्रोसेस। ठीक है, नाउ तो अपन बात कर रहे हैं किसका, सर एडम स्मिथ का। ये कौन थे बेटा, ये थे फादर ऑफ इकोनॉमिक्स, या फादर ऑफ इकोनॉमिक्स हैं। मतलब वही बेटा, फादर मतलब क्या होता है, फादर मतलब पिताजी। तो ही इज द वन जिन्होंने इकोनॉमिक्स का सबसे पहला पहला डेफिनेशन दिया था। इकोनॉमिक्स का सबसे पहला पहला डेफिनेशन देने वाला आदमी कौन था, इकोनॉमिक्स का सबसे पहला पहला डेफिनेशन देने वाला आदमी था हे भगवान ऐसे बोल रहा हूं मैं, आदमी थे, सॉरी आदमी थे, मतलब सर थे, आदमी भी नहीं थे, ठीक है, सर थे, सर एडम स्मिथ। ओके, हाँ जी, सर एडम स्मिथ। एंड कौन थे सर एडम स्मिथ, अरे ही वाज द फादर ऑफ इकोनॉमिक्स। क्यों सर फादर ऑफ इकोनॉमिक्स, क्यों, क्योंकि बेटा इकोनॉमिक्स का सबसे पहला पहला डेफिनेशन इन्होंने ही दिया था। अगर ये नहीं होते तो तुमको इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ना पड़ता। अब तुमको चाहे इनको दुआएं देनी है या जो देना वो तुम्हारा चॉइस है, ठीक है। अगर तुम इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हो तो वो सब इन्हीं की बदौलत है,
मैं तो सिर्फ इनके मैसेजेस तुम तक कन्वे कर रहा हूँ, जो इन्होंने अपनी थ्योरी इसमें दिया है वो तो मैं सब तुम तक कन्वे कर रहा हूँ। बाकी असली रीजन इकोनॉमिक्स पढ़ने का ये आदमी है, मैं नहीं। ओके। सर एडम स्मिथ, ही वाज द फादर ऑफ इकोनॉमिक्स। सबसे पहला डेफिनेशन इन्होंने दिया था। इनके बाद और भी कई जन आए। इनके बाद आए आपके एल्फ्रेड मार्शल। सेकंड जो डेफिनेशन था इकोनॉमिक्स का वो इन्होंने दिया था, एल्फ्रेड मार्शल ने। इनके बाद एक और पर्सन आए थे, एल आर रॉबिन्स। थर्ड डेफिनेशन उन्होंने दिया था। एंड फोर्थ जो डेफिनेशन है इकोनॉमिक्स का, जो भी हम करंटली यूज भी नहीं कर रहे हैं, वो दिया था पॉल सैमुअलसन ने। तो बेसिकली चार अलग अलग इकोनॉमिस्ट हैं जिन्होंने इकोनॉमिक्स का अलग अलग टाइम पे डेफिनेशंस दिया है। सर ये क्यों बता रहे हो, ये तुमको पता होना चाहिए इसलिए बता रहा हूँ। समझ रहे हो? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अभी। तो ये चार जन ध्यान रखना, ठीक है। ये कौन है बेसिकली? ये सबसे पहला फादर, ये चारों फादर ऑफ इकोनॉमिक्स है क्या? नहीं 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 नहीं, फादर ऑफ इकोनॉमिक्स एक ही आदमी, एडम स्मिथ, क्योंकि सबसे पहला डेफिनेशन उन्होंने दिया था। उसके बाद में सब आते गए और उस डेफिनेशन को मॉडिफाई करते गए। मैं आपको थोड़ा थोड़ा बताते हुए चलता हूँ इनके बारे में कि एडम स्मिथ जो थे ना, इन्होंने बेटा इकोनॉमिक्स का, मैं नीचे लिखना पड़ेगा मुझे, एक सेकेंड। ये जो थे ना, इन्होंने इकोनॉमिक्स का वेल्थ ओरिएंटेड डेफिनेशन दिया था। ये आप लिख सकते हैं, ठीक है। एडम स्मिथ ने वेल्थ ओरिएंटेड डेफिनेशन दिया था इकोनॉमिक्स का। वेल्थ ओरिएंटेड मतलब क्या होता है मैं तुमको बिल्कुल बताऊंगा अभी। एल्फ्रेड मार्शल ने जो था वो बेटा वेलफेयर ओरिएंटेड डेफिनेशन दिया था इकोनॉमिक्स का। एल आर रॉबिन्स जो थे, इन्होंने स्केयरसिटी वाला डेफिनेशन दिया था। एंड पॉल सैमुअलसन ने ग्रोथ ओरिएंटेड डेफिनेशन दिया है इकोनॉमिक्स का। तो करंटली हम लोग जो इकोनॉमिक्स का डेफिनेशन यूज में लेते हैं वो किसका है? एल आर रॉबिन्स का। एक्चुअली रॉबिन्स है, रिबिन्स है, एक सेकेंड, मेरे को थोड़ा देखना पड़ेगा, मुझे स्पेलिंग को लेकर थोड़ा हाँ 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 कंफ्यूजन है। एक सेकेंड रुकिएगा। आई थिंक ही वाज एल आर रॉबिन्स था, रिबिन्स था, एक सेकेंड। यस रॉबिन्स थे, यस यस रॉबिन्स थे। ही वाज ब्रिटिश इकोनॉमिस्ट, ब्रिटेन इकोनॉमी के इकोनॉमिस्ट हुआ करते थे। तो ये चार अलग अलग पर्सन है जिन्होंने चार अलग अलग डेफिनेशन दिया है इकोनॉमिक्स का। करंटली हम जो डेफिनेशन यूज में लेते हैं ना बच्चों, कौन सा लेते हैं? मैंने आपको बताया, स्केयरसिटी वाला डेफिनेशन यूज में लेते हैं जो कि रॉबिन्स ने दिया है। डन? यस। सर ग्रोथ ओरिएंटेड डेफिनेशन, आने वाले समय में यही डेफिनेशन यूज में लेना है हमको जो पॉल सैमुअलसन ने दिया है। अब सर इन डेफिनेशन का मतलब क्या है मैं तुमको बताता हूँ। एडम स्मिथ का मानना ऐसा था, उन्होंने ऐसा कहा कि इकोनॉमिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट मैटर है जिसके थ्रू एक इंडिविजुअल, ठीक है, अपने पर्सनल गेन्स को मैक्सिमाइज कर सकता है। पर्सनल गेन्स मतलब तुम्हारे लिए पर्सनल गेन का मतलब क्या होगा? तुम्हारे लिए पर्सनल गेन क्या है? व्हाट इज योर पर्सनल गेन? तुम्हारा प्रॉफिट, एग्जैक्टली। तो पर्सनल गेन मींस प्रॉफिट। कहीं ना कहीं वेल्थ मैक्सिमाइज करना इज आर पर्सनल गेन, है ना। कभी भी कोई नेता बनता है तो क्यों बनता है? अपने पर्सनल गेन के लिए बनता है, नॉट फॉर सोशल वेलफेयर। पर्सनल गेन बोले कि हाँ एक अच्छा सा घर बना लेंगे, नेता वेता बनने के तौर पर, ठीक है, दो तीन गाड़ियां तो ले लेंगे। तो सिमिलरली एडम्स ने भी ऐसा बोला कि इकोनॉमिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको यूज में लेके, जिसको पढ़ के आप क्या कर सकते हो? अपनी वेल्थ को मैक्सिमाइज कर सकते हो। तो उसके कुछ 20-30 साल बाद एल्फ्रेड मार्शल आए, उन्होंने कहा नहीं 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 नहीं, गलत बात कर दी आपने स्मिथ साहब, कि अगर आप पर्सनल गोल्स के ऊपर ध्यान दोगे तो सोसाइटी के वेलफेयर का ध्यान कौन रखेगा? क्योंकि अगर आप वेल्थ ओरिएंटेड डेफिनेशन पे जाओगे तो अपनी वेल्थ को मैक्सिमाइज वही कर पाएगा जिसके पास पहले से पैसा है। जिसके पास पैसा नहीं है वो क्या करेगा? तो स्मिथ ने कहा भीख मांगेगा। तो मार्शल ने कहा था ना भीख मांगेगा, ऐसे थोड़ा ना होता है, दिस इज नॉट डन।
तो एल्फ्रेड मार्शल ने एक नया डेफिनेशन दिया किसका, इकोनॉमिक्स का, विच वाज वेलफेयर ओरिएंटेड। इनका मानना ऐसा था इकोनॉमिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, सोसाइटी के अंदर वेलफेयर को इंक्रीज कर सकते हैं। कि इकोनॉमिक्स का मेन मोटिव रहेगा क्या, सोशल वेलफेयर। अभी समझो सोसाइटी का भला होगा, सोसाइटी का वेलफेयर होगा तो हर एक का इंडिविजुअल नीड्स तो वैसे ही पूरा हो जाएगा ना। समझ रहे हो, आप अपने पर्सनल गेन्स छोड़ के अगर सोसाइटी के गेन्स के बारे में सोचोगे तो क्या पता उसके संग संग आपका पर्सनल गेन भी अचीव हो जाए। लेट्स टेक एन एग्जांपल, से एक अच्छा सा एग्जांपल समझते हैं। मान लो एक कंपनी, एक ऑर्गेनाइजेशन है, तुम सब उस कंपनी में काम करते हो, तो तुम सोचो, एक तो तुम ऐसा सोच सकते हो कि यार मैं अपना फायदा देखूं, कंपनी में घोटाला करता हूं, ठीक है, और अपना फायदा देखता हूं और निकल लेता हूं यहाँ से। तो एक तो ये हुआ तरीका पर्सनल गेन का। दूसरा तरीका क्या, तुम ऐसा भी तो कर सकते हो, अपना काम पूरी ईमानदारी से करो, अपना बेस्ट दो, जिससे कि क्या हो, कंपनी का ग्रोथ हो, और कंपनी का ग्रोथ होगा तो हमारा तो ग्रोथ होगा ही ना। तो अब क्या, दो चॉइस होते हैं। तो एडम स्मिथ ने बोला पहला वाला कि पर्सनल गेन, बट एल्फ्रेड मार्शल ने क्या बोला, उन्होंने इंक्लूसिवनेस का बात किया कि सबका ग्रोथ होना चाहिए ना यार। तो उन्होंने इकोनॉमिक्स का डेफिनेशन दिया कि इकोनॉमिक्स वेलफेयर ओरिएंटेड सब्जेक्ट है, सोसाइटी का वेलफेयर, अगर सोसाइटी का वेलफेयर होगा तो इंडिविजुअली गेन तो सभी को होना ही है। फिर एल आर रॉबिन साहब, उन्होंने कहा मार्शल साहब आपने बात बिल्कुल सही कही है, डेफिनेशन ये होना चाहिए इकोनॉमिक्स का, बट इसको मैं थोड़ा मॉडिफाई करता हूँ कि वेलफेयर हमको करना है वो बात ठीक है, बट आप ये भी समझो कि जो रिसोर्सेज अवेलेबल है ना इकोनॉमी के अंदर या कंट्री के अंदर, जो रिसोर्सेज अवेलेबल हैं ये वेलफेयर वगैरह कराने के लिए, वो रिसोर्सेज क्या है, लिमिटेड हैं। तो उनका क्या करना है, हमको एफिशिएंट यूटिलाइजेशन करना है। एज दोज रिसोर्सेज आर स्केर्स, तो हमको क्या करना है, रिसोर्स का प्रॉपर मैनेजमेंट करना है, सो दैट इनकी इसकी डेफिनेशन में एक अच्छा वर्ड आता है क्या, सो दैट आर इकोनॉमिक बेनिफिट्स, so that our economic benefits can be maximized, ताकि हमारे इकोनॉमिक बेनिफिट्स क्या हो सके सर, मैक्सिमाइज्ड हो सकें, दे कैन बी मैक्सिमाइज्ड एज पर रॉबिन्स। रॉबिन्स का कहना ऐसा था इकोनॉमिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको पढ़ करके आप क्या कर सकते हो, जिसको पढ़ करके हम रिसोर्सेज को कुछ इस तरीके से यूटिलाइज कर सकते हैं जिससे हम सबकी जो इकोनॉमिक बेनिफिट्स हैं वो क्या होंगे, मैक्सिमाइज हो जाएंगे। तो यहाँ पे सवाल आता है तुम्हारे मन में आया क्या कि सर इकोनॉमिक बेनिफिट्स का क्या मतलब है। सवाल अगला ये आना चाहिए तुम्हारे मन में, सर इकोनॉमिक बेनिफिट्स को तो मैक्सिमाइज करेंगे, वो तो अच्छी बात कर रहे हो आप, पर ये इकोनॉमिक बेनिफिट्स आखिर होते क्या हैं। तो कुछ आइडिया किसी को, इकोनॉमिक बेनिफिट्स से क्या मतलब है हमारा, हम कहना क्या चाहते हैं। ऑल, अरे बस 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 समझ गया मैं, समझ गया। बिल्कुल समझ गया मैं। चलो ठीक है, फुल्ली हमने यूटिलाइज कर लिया है, डन। चलो अब मैं थोड़ा बताने का कोशिश करता हूँ यहाँ पे इकोनॉमिक बेनिफिट्स का क्या मतलब है। इकोनॉमिक बेनिफिट्स का मतलब यहाँ पे ये है बच्चों कि आपने कहा सबका, सब अपने अपने इकोनॉमिक बेनिफिट्स को मैक्सिमाइज कर पाए। सब मतलब, तो बेटा एक कंट्री के अंदर ना तीन तरह के लोग होते हैं। हमारा कंट्री तीन सेक्टर्स में डिवाइड होता है, कौन कौन सा, वन इज कंज्यूमर सेक्टर, होता है कि नहीं होता, बिल्कुल होता है सर, एक सेकेंड रुकेगा, एक सेकेंड, हेलो हेलो। हाँ जी, तो सर मैंने क्या बोला, इकोनॉमी में तीन तरह के लोग होते हैं हमारे पास, वन इज कंज्यूमर सेक्टर, अदर वन इज प्रोड्यूसर सेक्टर एंड द थर्ड वन इज गवर्नमेंट। कंज्यूमर लोग क्या करते, एनी आइडिया किसी को, कंजम्पशन करते गुड्स एंड सर्विसेज को, क्यों करते हैं, फॉर देयर पर्सनल यूज, नहीं,
सेटिस्फैक्शन के लिए, ताकि उनको क्या मिल सके, सेटिस्फैक्शन। ओके, प्रोड्यूसर क्या करता है सर, प्रोड्यूसर प्रोडक्शन करता है किसका, गुड्स एंड सर्विसेज का, क्यों करता है, प्रॉफिट कमाने के लिए। सही बात है, यहां तक बिल्कुल सही चल रहे हैं, बिल्कुल सही। गवर्नमेंट क्या करती है सर, गवर्नमेंट यू नो डिफरेंट डिफरेंट गुड्स एंड सर्विसेज ऑफर करती है सोसाइटी को, ठीक है। गवर्नमेंट डिफरेंट डिफरेंट वेलफेयर प्रोग्राम्स चलाती है। तो गवर्नमेंट क्या करता है, प्रोडक्शन भी करता है और कंजम्पशन भी करता है गुड्स एंड सर्विसेज का, ठीक है। कंज्यूमर तो कंजम्पशन कर रहा था, प्रोड्यूसर प्रोडक्शन कर रहा था। गवर्नमेंट क्या करता है, गवर्नमेंट कंजम्पशन भी करता है, गवर्नमेंट प्रोडक्शन भी करता है, किसका, गुड्स एंड सर्विसेज का। क्यों, इसका सिर्फ एक ही उद्देश्य है बेटा, सोशल वेलफेयर। यस, ये समझो कोई वो बनाना है फ्लाईओवर, कौन बनवाएगा, गवर्नमेंट। प्रोड्यूसर कौन हुआ, गवर्नमेंट। तो अब वो मुझे बात बताओ, जब फ्लाईओवर बनेगा, वो फ्लाईओवर बनाने के लिए क्या मोदी जी जाएंगे क्या, या अमित शाह जाएगा उनके साथ, कोई नहीं जाएगा, या योगी जी जाएंगे, कोई नहीं। अल्टीमेटली गवर्नमेंट क्या करेगा, कोई कॉन्ट्रैक्टर को हायर करेगा, कॉन्ट्रैक्टर को बोलेगा एक कॉन्ट्रैक्टर तेरे को ये सड़क बनाने की है। तो कॉन्ट्रैक्टर क्या कर रहा है, अपनी सर्विसेज दे रहा है, किसको, गवर्नमेंट को। तो एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम गवर्नमेंट वहां पे सर्विसेज ले भी रही है, कंज्यूम भी कर रही है, एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम गवर्नमेंट रोड बनवा रही है, प्रोडक्शन भी कर रही है। तो यहाँ पे गवर्नमेंट प्रोडक्शन भी सॉरी यस कंजम्पशन भी कर रही है, प्रोडक्शन भी कर रही है, किसका, गुड्स एंड सर्विसेज का। क्यों, सोशल वेलफेयर के लिए। तो हम जैसे लालची लोगों का मेन मोटिव क्या है, सेटिस्फैक्शन। हम सब कंज्यूमर्स ही तो हैं, यस। आप लोग सेटिस्फैक्शन, मेरा मेरा मोटिव प्रॉफिट, गवर्नमेंट का मोटिव सोशल वेलफेयर। तो हम सबका इकोनॉमिक बेनिफिट एक दूसरे से क्या है, अलग अलग है। तो ये सेटिस्फैक्शन, प्रॉफिट एंड सोशल वेलफेयर ही क्या कहलाते हैं, इकोनॉमिक बेनिफिट्स कहलाते हैं, ठीक है। कंज्यूमर के लिए इकोनॉमिक बेनिफिट बोले तो सेटिस्फैक्शन, प्रोड्यूसर के लिए इकोनॉमिक बेनिफिट बोले तो प्रॉफिट, एंड गवर्नमेंट के लिए इकोनॉमिक बेनिफिट बोले तो सोशल वेलफेयर। तो इन तीनों चीजों को भाई हमने कहा ना, इकोनॉमिक बेनिफिट्स कैन बी मैक्सिमाइज। तो बेसिकली कंज्यूमर को मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिल सके, प्रोड्यूसर को मैक्सिमम प्रॉफिट मिल सके, और गवर्नमेंट मैक्सिमम सोशल वेलफेयर प्रोवाइड कर सके। इसीलिए यहाँ पे रॉबिन्स ने क्या दिया, इकोनॉमिक्स में एक स्केर्सिटी ओरिएंटेड डेफिनेशन दिया, कि जहां पे हमारे रिसोर्सेज को कुछ इस तरीके से मैनेज करेंगे सो दैट हम हमारे इकोनॉमिक बेनिफिट्स को क्या कर पाए, मैक्सिमाइज कर पाए। अब चाहे वो रिसोर्सेज का मैनेजमेंट कंज्यूमर को करना पड़े, चाहे वो रिसोर्सेज का मैनेजमेंट प्रोड्यूसर को करना पड़े, चाहे वो रिसोर्सेज का मैनेजमेंट गवर्नमेंट को करना पड़े। तो तुम देख रहे हो कितना एग्जॉस्टिव सब्जेक्ट है। केवल एक पर्सन को यूज में नहीं लेना, ये आप भी इकोनॉमिक्स को यूज में ले सकते हो, आप भी ले सकते हो, मैं भी ले सकता हूं। क्यों, अरे हमारे हमारे इकोनॉमिक बेनिफिट्स को मैक्सिमाइज करने के लिए। तो कैसे करेंगे, बाय मैनेजिंग आवर रिसोर्सेज। और ये मैनेजमेंट कौन सिखाएगा, इकोनॉमिक्स। आई बात समझ में। प्रगति के लिए टैक्सेस लगाती है गवर्नमेंट टैक्सेस लगाती है गवर्नमेंट, बट टैक्सेस लगाने के संग संग तुमको बहुत सारी सर्विसेज भी तो प्रोवाइड करती है, बहुत सारे क्या कहते हैं, वेलफेयर स्कीम्स भी तो प्रोवाइड करती है। तो ऐसा मत बोलो यार, बुरा लग जाएगा गवर्नमेंट को, ऐसा मत बोलो। हाँ, भाग्यश्री ने सही कहा, सोशल सर्विस प्रोवाइड करती है। तुमने बात सही कही बेटा। आगे बढ़ आगे बढ़ते हैं यहाँ से ना चल, तो इकोनॉमिक्स अभी अपन ने क्या पढ़ा सर, अपन ने सिर्फ बात किया है इकोनॉमिक्स क्या होता है। तुमको अभी से ऐसा होने लग गया बेटा, ठीक है। इकोनॉमिक्स क्या होता है, क्यों पढ़ रहे हैं हम ये इकोनॉमिक्स, ये इकोनॉमिक्स दिया किसने, इसका तीन चार तरह का हमने डेफिनेशन का। अच्छा, ये ग्रोथ ओरिएंटेड डेफिनेशन तो रह गया। तो ग्रोथ ओरिएंटेड जो डेफिनेशन है, जो कि पॉल सैमुअल्सन ने दिया, इनका ऐसा कहना है कि इकोनॉमिक्स में आप रिसोर्सेज को मैनेज करो, अपना अपना इकोनॉमिक बेनिफिट्स मैक्सिमाइज करने पर ग्रोथ को भी ध्यान में रखना, यानी अलोंग विद द अचीवमेंट ऑफ ग्रोथ, कि ग्रोथ और ग्रोथ को अचीव करते करते हमको क्या करने का है, रिसोर्सेज का मैनेजमेंट करना है, ठीक है। वो पॉल सैमुअल्सन ने कहा था, जब तक एप्लीकेबल नहीं है। अभी जो डेफिनेशन एप्लीकेबल होता है वो एल.आर. रॉबिन्स का ही है। हमको प्रॉपर ऐसा डेफिनेशन लिखने का दरकार नहीं है। क्यों, क्योंकि हमको वहाँ पे एक डेफिनेशन लिखने को थोड़ा ना कहेगा, डेफिनेशन में जो होता है मैंने आपको बता दिया, ठीक है। अच्छा चलो थोड़ा आगे बढ़ते हैं, इकोनॉमिक्स के बारे में थोड़ा थोड़ा समझ आ गया होगा तुम लोग को। यस सर। अब देखो, ये जो इकोनॉमिक्स है ना, ये एंटायर सब्जेक्ट आपका हम इसको क्या करते हैं, ऐसा दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। इकोनॉमिक्स के दो हिस्से होते हैं, ऐसा हम बोल सकते हैं एक तो होता है आपका माइक्रो इकोनॉमिक्स,
और एक होता है आपका मैक्रो इकोनॉमिक्स। नहीं 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 नहीं, वो इकोनॉमिक्स इसमें नहीं आता। आईडी बेसिकली वहाँ पे आप स्टडी करते हो एक किसी एक इकोनॉमी को, जहाँ पे इकोनॉमिक एक्टिविटी हो रहा होता है। बेसिकली इकोनॉमिक्स के सिर्फ दो ही हिस्से होते हैं, वन इज माइक्रो इकोनॉमिक्स, अदर वन इज मैक्रो इकोनॉमिक्स। आईईडी यानी इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट अलग चीज होता है। हाँ, ऑल दो उसको हमारे इकोनॉमिक्स के सिलेबस में ऐड किया जाता है, बट वो अलग अलग चीज होता है। दैट इज द स्टडी ऑफ इकोनॉमी ओनली। आई मीन टू से प्रोडक्ट्स पर टैक्स लगाती है गवर्नमेंट। ओके प्रगति। डन। आई अग्री। ठीक है। हाँ जी, चलिए कंटिन्यू करते हैं। तो यहाँ पे जो माइक्रो इकोनॉमिक्स और जो मैक्रो इकोनॉमिक्स का बात कर रहे हैं अपन, इसके बारे में बात कर लेते हैं थोड़ा। यहाँ पे माइक्रो, व्हाट डू मीन बाय माइक्रो? तो बच्चों मैं तुमको बताया भी ऊपर ऊपर कि इकोनॉमिक्स जो है ये एक ग्रीक वर्ड से डेराइव, दैट इज ओइकोनोमस। सिमिलरली जो माइक्रो है ना, ये भी एक ग्रीक वर्ड से ही निकला है, जिसको अपन बोलते हैं माइक्रोस। एंड जो मैक्रो वर्ड है ये भी ग्रीक वर्ड से ही डिराइव हुआ है, दैट इज कॉल्ड मैक्रोस। माइक्रोस का मतलब होता है इंडिविजुअल, यू नो, स्मॉल यूनिट, टाइनी पार्टिकल, ऐसा कुछ। मैक्रोस का मतलब होता है यहाँ पे सम एग्रीगेट, या मैं ऐसा बोलूं लार्ज क्वांटिटी, ऐसा बोल लेते हैं, नॉट सम एग्रीगेट, यहाँ पे अपन ले लेते हैं इसको लार्ज। तो सर माइक्रो इकोनॉमिक्स मतलब छोटा इकोनॉमिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स मतलब बड़ा इकोनॉमिक्स है ऐसा? नहीं 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 नहीं, बेसिकली माइक्रो इकोनॉमिक्स में अपन वो इकोनॉमिक इश्यूज से डील करते हैं विच आर रिलेटेड टू एन इंडिविजुअल। ऐसे इकोनॉमिक इश्यूज, ऐसे इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स जो एक इंडिविजुअल से रिलेटेड हैं। जैसे एक इंडिविजुअल कंज्यूमर का क्या डिमांड है, एक इंडिविजुअल प्रोड्यूसर का क्या प्रोडक्शन है, एक इंडिविजुअल कमोडिटी का क्या प्राइस है। जैसे मान लो मोबाइल फोन है मेरे पास, इसका क्या प्राइस है, जो भी हो उसका प्राइस। तो ऐसे इकोनॉमिक इश्यूज या ऐसे इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स विच डील्स विद एन इंडिविजुअल यूनिट, वो किस में आता है? माइक्रो इकोनॉमिक्स में आता है। एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स में क्या आता है? तो मैक्रो इकोनॉमिक्स में हमारे पास आता है, सीधा लाइन क्यों नहीं बनाई है, एक सेकेंड, कोई बात। मैक्रो इकोनॉमिक्स में बस वो इकोनॉमिक इश्यूज आते हैं जो डील करते हैं विद इकोनॉमी एज अ होल। मैं जब भी 12th क्लास में था ना, जब मैं पढ़ता था, तो मेरे एक सर हुआ करते थे जो हमको इकोनॉमिक्स पढ़ाते, तो वो मैक्रो इकोनॉमिक्स जब भी पढ़ाने आते थे ना, हर क्लास में वो एक चीज तो बोलते थे, बोला मैक्रो इकोनॉमिक्स इज ऑल अबाउट इकोनॉमी एज अ होल, इकोनॉमी एज अ होल, इकोनॉमी एज अ होल। तो तुम भी ये बात ध्यान रखो। बिल्कुल सही बोलते थे, वैसे वो गलत नहीं बोलते थे, कि मैक्रो इकोनॉमिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है विच डील्स विद दोज इकोनॉमिक इश्यूज या दोज इकोनॉमिक्स प्रॉब्लम्स जो कि कंसर्न है विद इकोनॉमी एज अ होल। जैसे मैं तुमको एग्जांपल देता हूँ, अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी। तो अनएम्प्लॉयमेंट क्या मेरे अकेला का दिक्कत है? ना सर, वो तो पूरी कंट्री का दिक्कत है, तो इकोनॉमी एज अ होल। ओके, जीडीपी मेरे अकेले का दिक्कत है, जीडीपी ग्रो नहीं कर रहा, मेरे अकेले का दिक्कत है? नहीं सर, पूरे कंट्री का दिक्कत है। गरीबी, पॉवर्टी, क्या मैं अकेला गरीब हूँ? नहीं नहीं, मैं अकेला गरीब थोड़ा ना हूँ, इतने सारे लोग हैं जो मेरे साथ गरीब हैं, ठीक है। तो ऐसे इकोनॉमिक इश्यूज जो पूरी इकोनॉमी पे ऐसा डील करते हैं, सम एग्रीगेट, जहाँ पे सभी लोग कवर हो जाते हैं, है ना, एक इंडिविजुअल से वास्ता नहीं है, इकोनॉमी एज अ होल, तो वो किस में आते हैं? मैक्रो इकोनॉमिक्स में आते हैं। पर वहीं ऐसे इकोनॉमिक इश्यूज जो कि एक इंडिविजुअल से रिलेटेड है, वो किस में आते हैं? माइक्रो इकोनॉमिक्स। तो मैं सर ये क्यों बता रहा था आपको? मैं आपको इसलिए बता रहा था क्योंकि मैंने आपको बताया बच्चों, हमारे 5 चैप्टर्स हैं, जिसमें हमारा जो फर्स्ट चैप्टर है ये किससे कंसर्न है? माइक्रो इकोनॉमिक्स से कंसर्न है। बाकी सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ चैप्टर आपका मैक्रो इकोनॉमिक्स है, एंड फिफ्थ आपका इंडियन इकोनॉमी से रिलेटेड रहेगा, वो अलग चलेगा। क्लियर बात? अच्छा चलो बता दो, यहाँ तक सबको समझ में आया जितना हमने बात करा? अभी हमने कोई चैप्टर स्टार्ट नहीं किया, चैप्टर में आज स्टार्ट करूंगा भी नहीं। आज हमने सिर्फ बात किया कि इकोनॉमिक्स क्या होता है,
इकोनॉमिक्स का बेसिक समझा हम लोगों ने। हमारा पेपर जो था उसके बारे में थोड़ा बात किया, थोड़ा मैंने अपने बारे में बताया आपको, एंड इकोनॉमिक्स क्या होता है, किसने दिया है, एंड क्या क्या हमको पढ़ना है। यहाँ तक समझ में आया तुम लोगों को सभी को? ओके, कोई डाउट किसी को? इफ नहीं है कोई डाउट तो बच्चों यहीं पे आज हमारा सेशन खत्म करेंगे, एंड कल कल से हम इसको आगे कंटिन्यू करेंगे। कल हम स्टार्ट करेंगे विद दी फर्स्ट चैप्टर। क्लियर है? तुम लोग को आया समझ में? थोड़ा अच्छा लगा, समझ में आया, मजा आया? इफ आया तो अच्छी बात है। चलिए, तो मिलेंगे अगली क्लास में बच्चों। टिल देन बाय।